So we are discussing the exercise 1 of our booklet or module. These are the question. Start 1 से कर दिया आपने. 1, then 6, 9. Okay. First we'll see the first question. What is the first question? The figure shows wavefront in still water moving in the direction of the arrow. Where is the arrow? Okay. Towards the interface PQ. Okay, there's the interface PQ between shallow region and the deep region. Okay. Which of the line shown may represent one of the wavefronts in the deep region? Okay, there is a refraction, right? So see, what is the diagram? This is by interface, right? Over here, this is the deep region. This is the shallow region, right? और इन्होंने refractive index कुछ तो लिखा है. Deep is denser, this is denser, and this is the rarer medium. And our wavefront is something like this. मैं कोई भी एक wavefront बना लेता, ये मेरा wavefront है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, right? तो रे बनाना है मुझे, तो मैं यहाँ पे देखो पहले ये इंटरफेस है, तो इंटरफेस पे ये नॉर्मल हो गया मेरा, राइट? और मेरी जो रे होगी इसकी परपेंडिकुलर होगी, राइट? So this is the incident ray, and I say this is incident ray, and this is making angle of incidence. If it is moving, now tell me, if a ray is moving from a rarer medium to denser medium, where it should go? It should move towards the normal, right? It should go like this, है ना? ऐसा होना चाहिए, है ना? रे ऐसी जानी चाहिए. Yes. If रे वैसी जा रही है तो मेरा वेवफ्रंट कैसा होगा? तो मेरा वेवफ्रंट इस रे के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो मेरा वेवफ्रंट कुछ ऐसा होगा, राइट? आर यू ओके विद दिस? सो हमारे पास जो है रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट के 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4. तो कौन सा ऑप्शन आपको राइट लग रहा है? आप चेक कीजिए. ऐसा वेवफ्रंट होना चाहिए, रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट मेरा ऐसा होना चाहिए. ओके, ऐसा 4 तो नहीं है, 3 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 1 होना चाहिए, राइट? यस, 1. सो आवर आंसर विल बी 1. So what was my hint? In case of wavefront question, okay, आप क्या करना है, wavefront के perpendicular में ray draw कर लो और ray optics से question को solve कर लो. Okay, ठीक है? फिर से मैंने आपको रिवाइज करा दिया. wavefront के question को ray optics से solve करना है. If you want to write, please write. Then we will move to the next question, which is 6th. Imagine a Young's double slit interface experiment performed with the waves associated with the fast moving electron produced from the electron gun. The distance between successive maxima will decrease max. Okay. Are you done? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 6th पे चलते हैं. 6th क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडर्न फिजिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों को मिला के रखा है, और ये वाली बात आप लोग थोड़ी बहुत आपने केमिस्ट्री में पढ़ के रखी है. हम लोग फिजिक्स में फिर से आपको रिवाइज करेंगे. मॉडर्न फिजिक्स जो चल रहा है ना? एवरी पार्टिकल हैज द वेव नेचर, राइट? एंड अ पार्टिकल हैज अ वेरी स्मॉल मास, इट्स वेव नेचर डोमिनेट्स, है ना? डू यू नो दिस, राइट? इलेक्ट्रॉन की मास बहुत ही कम होती है, इसका वेव नेचर बहुत ही डोमिनेटिंग कैरेक्टर का होता है, राइट? तो इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर बहुत ही डोमिनेटिंग कैरेक्टर होता है. द थिंग वाज गिवन बाय द डी ब्रॉगली, राइट? पार्टिकल का वेव नेचर और लाइट का पार्टिकल नेचर, राइट? ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ लाइट और ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ एनी पार्टिकल, राइट? सो इलेक्ट्रॉन को आप वेव की तरह लेंगे तो इलेक्ट्रॉन का आपको एक्चुअली वेवलेंथ निकालना होगा. याद है सक्सेस मैक्सिमा के बीच का जो सेपरेशन होता था उसे फ्रिंज विड्थ करते थे, दैट इज लैम्डा डी बाय डी. एवरीथिंग इज ओके, वी आर मोर कंसर्न अबाउट द लैम्डा. ओके, राइट? सो व्हाट इज द, हाउ कैन यू कन्वर्ट द लैम्डा? लैम्डा कैसे निकालोगे मूविंग इलेक्ट्रॉन का? फॉर मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आपको लैम्डा निकालना है. व्हाट यू विल यूज, क्या यूज करते हैं हम लोग? किसी भी, याद है आपको मोमेंटम P is equal to h by lambda लिखा था, ये यूज कर लेते हैं. इलेक्ट्रॉन के लिए आप मोमेंटम रहने दीजिए, P is equal to h lambda, right? So lambda will be equal to what? h by p. ये दोनों के लिए वैलिड है.
ठीक है, ये पार्ट के लिए भी वैलिड है और ये आपको फोटोन के लिए वैलिड है। बस फोटोन के पास मास नहीं होता है, मोमेंटम होती है बट मास नहीं होता, बस इलेक्ट्रॉन के पास मास भी होती है। अच्छा, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे? इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी लिखनी हो तो क्या लिखोगे आप? अंडर रूट, बोलो, पी के फॉर्म में लिखोगे, क्या लिखोगे? 2me 2m सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ? So can I write kinetic energy K is equal to P square by 2m, है ना, where m is the mass of electron, right? Simple. अच्छा, किसी इलेक्ट्रॉन को आप v वोल्ट से गुजारते हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? E into v, right? Are you okay with this? ये भी पढ़ा होगा आपने, right? तो ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, तो मेरे P की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2me रूट में, है ना? इसको पुट कर देते हैं, H अंडर रूट 2me हो गई, राइट? m और e तो सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम ही होगा, v वोल्टेज है, राइट? v इज वोल्टेज. So I will read the question. Imagine a Young's double slit interference pattern performed with the wave oscillator with the far moving electron with the electron gun. The distance between successive maxima will decrease if. अच्छा, अभी देखो, डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव मैक्सिमा विल डिक्रीज इफ लैम्डा विल डिक्रीज. लैम्डा डिक्रीज होने के लिए क्या चाहिए आपको? वोल्टेज ज्यादा होनी चाहिए, राइट? v शुड बी मोर. तो एक्सीलरेटिंग वोल्टेज शुड बी मोर, राइट? तो आप कहेंगे वोल्टेज शुड बी मोर, तो V शुड बी मोर. तो हमारा आंसर होता है V शुड बी मोर. ये मेरा आंसर का पार्ट होना चाहिए. इसके अलावा क्या हो सकता है? डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट इज डिक्रीज. ये तो कैपिटल डिस्टेंस ऑफ स्लिट विद द स्क्रीन कैपिटल D होता है, राइट? ओके, एंड स्मॉल d क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स. चलिए, क्या आंसर होना चाहिए? ये तो वोल्टेज का बता दिया, बाकी कैपिटल D स्मॉल d तो आपको दिख ही रहा है. व्हाट शुड बी योर आंसर? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. 6th क्वेश्चन हो गया. व्हाट इज योर नेक्स्ट डाउट? आई गेस 9th, 9th देन 10th. नाइन्थ क्वेश्चन में क्या है भाई? 9th क्वेश्चन, लाइट ऑफ वेवलेंथ 520 नैनोमीटर पासिंग थ्रू अ डबल स्लिट प्रोड्यूसेस इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ रिलेटिव इंटेंसिटी वर्सेस डिफ्लेक्शन एंगल थीटा एज शोन इन द फिगर, राइट? सही है. सेपरेशन D बिटवीन द स्लिट इज, देखो हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है, राइट? वी सी द ग्राफ. यहाँ पे आपको रिलेटिव इंटेंसिटी दी हुई है I, एंड यहाँ पे आपको थीटा दिया हुआ है विच इज डिफ्लेक्शन एंगल. ओके, और इसकी वैल्यू दिया है थीटा जब 0 है तो मैक्सिमम है, फिर यहाँ ऐसा ऐसा एंड ऐसा एंड ऐसा, ये चल रहा है ग्राफ. ओके, कुछ कुछ चीजें मुझे दी हुई है. यहाँ पे 0.75 लिखा हुआ है. ओके, और ये डिग्रीज में लिया हुआ है आपको, डिग्रीज. ओके, हाँ सही है. अब देखो, व्हाट वाज द डिफ्लेक्शन एंगल? आई गेस आपने सॉल्व किया होगा, राइट? 8th भी है. ओके, आई विल सॉल्व 8th आल्सो. 8 पहले 9th कर लेता हूँ. अब देखो, इजंट इट थीटा 0 पे इंटेंसिटी मैक्सिमा है. अब याद करो, ये YDSC, यहाँ से एंगल आते थे, ये स्क्रीन होती थी, ये थीटा ही है, हमारा थीटा ही है, बस उन्होंने डिग्री में दे दिया. बस ये याद रखना, थीटा किस में दे दिया इन्होंने? डिग्री में दिया हुआ है 0.75. चलिए, थीटा 0 होगा, ऑब्वियसली थीटा 0 होगी तो ये सेंट्रल मैक्सिमा है, राइट? यहाँ पे इंटेंसिटी इन्होंने I लिख दी है. अब देखो यहाँ पे इजंट इट 0.75 डिग्री पे इंटेंसिटी मिनिमा है, मतलब यहाँ कहीं मिनिमा बन रहा होगा, ये मिनिमा है. ओके, यहाँ पे इंटेंसिटी 0 है, I इज 0. ओके, और इसकी वैल्यू 0.75 डिग्री दी हुई आपको, राइट?
Then what they are asking, the separation between the slits is, they are asking you what is the value of D. Can you solve this? किसी ने solve किया इसे? Yes. हाँ, very good, very good. Yes, yes. Angular fringe width से पढ़ा हुआ हम लोगों ने, बिल्कुल solve कर देंगे. Okay. Angular fringe width जो होती थी हमारी alpha. Right. If याद कीजिए angular fringe width जो होती थी मेरी अल्फा होती थी, अल्फा वाज लैम्डा बाय स्मॉल डी, राइट? इफ यू रिमेंबर, मैंने बीटा बाय कैपिटल डी लिखा था, व्हिच इज लैम्डा बाय स्मॉल डी. दिस वाज द एंगुलर फ्रिंज विड्थ, राइट? बट यहाँ पे देखो मैक्सिमा और मिनिमा के बीच का जो एंगल होगा वो अल्फा बाय 2 होगा, राइट? एंगुलर सेपरेशन बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमा, central maxima and the first minima obviously alpha by 2 होगा, तो अब lambda by 2d लिखेंगे, right? और ये एंगल आपको दिया हुआ है, obviously एंगल डिग्री में दिया, आपको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, right? और स्मॉल d की वैल्यू पूछी और lambda गिवन है क्या? yes, lambda गिवन है. Can we solve this question now? yes. या बिल्कुल बिल्कुल, बस थीटा को आप यहाँ पे डिग्री को प्लीज रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, राइट? है ना, अदरवाइज आपका रॉन्ग हो जाएगा. तो ये जो था 0.75 डिग्री था, डिग्री को 180 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके पाई से इक्वल कर लीजिए. दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा बाय 2d और फ्रॉम हियर वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ d. लैम्डा इज गिवन टू अस. हाँ देखिए, मैंने जो आपको एंगुलर फ्रिंज विड्थ बताया था, दैट वाज द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमा और टू कंसेक्यूटिव मिनिमा, राइट? बट यहाँ जो मेरा एंगल 0.75 दिया हुआ है ग्राफ में दैट इज एंगल बिटवीन मैक्सिमा एंड मिनिमा, राइट? सेंट्रल मैक्सिमा एंड फर्स्ट मिनिमा के बीच का एंगल है, इजंट इट? दैट इज गोइंग टू बी हाफ. नुपुर, आपको समझ में आया अल्फा बाय 2 मैंने क्यों किया? नहीं, कंफर्म कीजिए, आप समझ में आया तो मैं आगे बढ़ूं, वरना मैं रुकूंगा. नो सर. देखिए, व्हाट इज एंगुलर फ्रिंज विड्थ? इट इज द एंगुलर सेपरेशन, it is angular separation between two consecutive maxima, okay, or two consecutive minima, right? बट यहाँ जो हमारा देखिए, आप डायग्राम देखेंगे, डायग्राम में जो और एक ग्राफ जो दिया हुआ है, देखिए ये सेंट्रल मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करेगा और ये फर्स्ट मिनिमा पे रिप्रेजेंट करेगा, राइट? This angle 0.75 degree is given as an angle between central maxima and first minima. Okay, right? Obviously, that is going to be half of the alpha, right? I hope अभी तो समझा आपको, right? Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं. 8th नंबर भी किसी ने लिखा है, 8th में चलते हैं. Yeah, you can directly do this. There's no problem only. Yes, Aman, आप डायरेक्ट कर सकते हो. आप रिजल्ट याद नहीं भी रखोगे तो काम चल जाता है आपका, राइट? नो प्रॉब्लम. यस. नहीं रुको, आई डिड बाय सेइंग d sin this is lambda by. yes, you're right. अमन, आपने जो किया वही है, उसी से आ जाएगा. चलिए भाई, और आगे क्या जाते हैं हम लोग? आगे कौन सा क्वेश्चन था? 8th नंबर बोला था किसी ने, 8th. चलिए 8th नंबर क्वेश्चन क्या है? In Young's double slit experiment, the small detector measures the intensity of illumination of I units at the center of the fringe pattern. If one of the two identical slit is not covered, the measured intensity will be. ये बच्चों वाला क्वेश्चन है. लेट यहाँ पे इंटेंसिटी I नॉट होती तो आपके सेंट्रल मैक्सिमा पे I नेट क्या होता? याद है आपको? 4 I नॉट होता, राइट? इन्होंने कहा, डिटेक्टर ने इसको I बोला, राइट? फिर कहा दूसरे एक्सपेरिमेंट में, कहा कि भाई साहब हम लोग क्या करते हैं, इसको ढक देते हैं. अब सेंट्रल मैक्सिमा पे इंटेंसिटी क्या आएगी? I नॉट ही आएगी, है ना? I नॉट ही आएगा. Isn't it? This is I by 4. हाँ,
ऑब्वियसली ना, जब एक को ढक देंगे तो देयर विल बी नो इंटरफेरेंस पैटर्न, राइट? देयर वोंट बी एनी इंटरफेरेंस पैटर्न, राइट? दिस जस्ट ये इंटेंसिटी यहाँ पे पहुंच जा रही है, राइट? सो योर आंसर शुड बी I/4. आर यू ओके विद दिस? जिसने भी ये क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है, समझ में आया क्या है? यस सर। चलिए आगे देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन है। मिस 1 to 10 तो कवर हो गया हमारा। एट तो लिखा नहीं था, बट चलो अब मैं देखता हूँ। मुझे 15 करना है, 10 भी नहीं किया ना मैंने, सॉरी। 10 करना है, 19 करना है, बस 10, 15, 19 फर्स्ट कर लेता हूँ। Question number 10. What is question number 10? In a YDSC apparatus, two identical slits are separated by 1 millimeter in distance. Means small d given है मुझे 1 millimeter. The distance between slits and the screen is 1 meter. Means capital D is given as 1 meter. The wavelength is 6000 angstrom. Very good. The minimum distance between 2 points on the screen having 75% intensity of the maximum intensity. तो इन्होंने पूछा है minimum distance between 2 points on the screen having 75% intensity of the maximum intensity. चलिए समझने की कोशिश करते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है? स्लिट बना दिया, ऐसा बना दिया, ये मेरा सेंट्रल मैक्सिमा है, राइट? सेंट्रल मैक्सिमा, यहाँ पे इंटेंसिटी I की वैल्यू 4I0 लिख लेते हैं, राइट? इसका 75 मतलब 3I0। फिर कहने कहीं फर्स्ट मिनिमा आएगी पहले मेरा, और यहाँ पे इंटेंसिटी हो जाएगी 0 इफ ये दोनों I0 है तो ना। फिर मेरा फर्स्ट मैक्सिमा आएगा कहीं ना कहीं, यहाँ पे इंटेंसिटी हो जाएगी 4I0, ठीक है? फिर मेरा सेकंड मिनिमा आएगा, मिनिमा, यहाँ पे इंटेंसिटी हो जाएगी फिर से 0। ओके, मुझे देखना है 3I0 कहाँ कहाँ आ रहा है। मेरे हिसाब से 3I0 यहाँ कहीं आ रहा होगा, फिर से यहाँ पे आ रहा होगा 3I0, और फिर से यहाँ 3I0 आ रहा है। आर यू ओके विद दिस? समझ में आ रहा है, राइट? सो बेसिकली मिनिमम डिस्टेंस इजंट इट एक्चुअली, इनके बीच का सेपरेशन आपसे पूछा गया, y की वैल्यू, ये वाली वैल्यू आपसे पूछी गई। आर यू ओके विद दिस? सो हाउ डू यू सॉल्व विद दिस? कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को? ये वाला डिस्टेंस कैसे निकालो? किसका डाउट है? आप में से किसकी डाउट है ये 10th नंबर क्वेश्चन? सर मेरा, ओके नूपुर, ओके। सो हाउ विल यू परफॉर्म नाउ? क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करेंगे अभी? ध्वनि नूपुर बहुतों का है, राइट? सो हाउ डू यू सॉल्व नाउ? Can you find out what will be the position of 3I0, this 3I0 and 3I0, right? ऐसा कहीं कहीं निकाल सकते हो? कैसे निकालोगे? चलिए मैं थोड़ा हेल्प करता हूँ। मान लीजिए आपको नहीं आ रहा है, तो 3I0 का ये फर्स्ट सॉल्यूशन होगा, ये सेकंड सॉल्यूशन होगा, ये थर्ड सॉल्यूशन होगा। सेकंड एंड थर्ड सॉल्यूशन के बीच का आंसर लिखना है, राइट? चलो लिखते हैं हम लोग। तो आप जानते हो I0 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2। ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया आपको, डेल्टा फाई, राइट? ये होगी मेरी 3I0, ये होगी 2I0 प्लस 2I0 cos डेल्टा फाई, राइट? I1 I2 दोनों को I0 लिया मैंने, राइट? तो cos डेल्टा फाई की वैल्यू होगी 2I0, इधर जाता 1/2। इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं बताइए? मैथमेटिकली देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबल सॉल्यूशन, राइट? सो डेल्टा फाई की पहला सॉल्यूशन क्या होगा? पाई बाय 3, राइट?
दूसरा सॉल्यूशन क्या होगा, 2 पाई माइनस पाई बाय 3, राइट? आर यू ओके विद दिस? हाँ, फर्स्ट सॉल्यूशन ये होगा। सर डायरेक्ट अपोजिट साइड का 3i वाला से भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना? या बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो। मुझे तो फर्स्ट मुझे नजर आया, मैं वैसे कर रहा हूँ, आपको जैसे नजर आया वैसे कर सकते हो, राइट? सर डायरेक्ट क्या लिखा है, सर डायरेक्ट अपोजिट साइड का 3i वाला से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो ये दूसरा सॉल्यूशन हो गया मेरा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाती, 5 पाई बाय 3, राइट? तीसरा सॉल्यूशन क्या होता है, इसमें 2 पाई ऐड कर लो, 2 पाई ऐड करोगे तो 7 पाई बाय 3, ऐसे बढ़ते जाते, इसमें 2 पाई ऐड कर लेते तो ये हो जाती 11 पाई बाय 3। बट मुझे तो इन दोनों के बीच में निकालना है, इन दोनों के बीच की सेपरेशन निकालनी है, राइट? आर यू ओके विद दिस? अब देखो, इफ 3 पाई बाय 3 इसका फेज डिफरेंस है, व्हाट वुड बी पार्ट डिफरेंस फॉर दिस? पाई की जगह क्या लिख सकते हो, लैम्डा बाय 2, तो आप लिखेंगे 5 लैम्डा बाय 6। इसके लिए पार्ट डिफरेंस क्या लिखोगे, लैम्डा बाय 2 कर दो पाई की जगह, 7 लैम्डा बाय 6। इन दोनों की पार्ट डिफरेंस आपको पता है, राइट? इफ यू नो द पार्ट डिफरेंस, कैन यू फाइंड आउट द फेज डिफरेंस? इजंट इट? ये देख रहे हो आप, ये वाली वैल्यू में आपको याद है पार्ट डिफरेंस जो हम लोग लिखते थे, डी साइन थीटा लिखते थे, इजंट इट? यहाँ पे डी साइन थीटा बहुत छोटा हो जाएगा, राइट? कैन यू फील दिस? यस, इफ डी साइन थीटा बहुत छोटा हो जाएगा तो डी टैन थीटा भी लिख सकते हैं, राइट? और डी टैन थीटा को डी वाई बाय डी लिख सकते हैं, राइट? सपोज ये वाई, मैं इसकी पोजीशन को वाई बोल रहा हूँ, है ना, और ये कैपिटल डी है, राइट? तो पहले के लिए y1 लिखते तो डी वाई वन बाई डी इज इक्वल टू 5 लैम्डा बाय 6। यहाँ से y1 की वैल्यू आ जाती 5 लैम्डा डी बाय 6d। वैसे ही दूसरे के लिए डी वाई टू बाई डी इज इक्वल टू 7 लैम्डा बाय 6। यहाँ से y2 की वैल्यू आ जाती 7 लैम्डा बाय 6 लैम्डा डी बाय 6d। और हमारा आंसर जो होता वो होता y2 माइनस y1 मीन्स 2 लैम्डा डी बाय 6d मीन्स लैम्डा डी बाय 3d। ये होता मेरा आंसर। आर यू ओके विद द कॉन्सेप्ट? सॉल्व कैसे किया मैंने? चलिए लिख लीजिए, लिखना है तो आप लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आंसर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज 16, राइट? 16 number question. What is the 16? In double slit experiment, the separation between the slit is d. Okay. 16 था या 15 था? Can you confirm? मुझे याद नहीं आ रहा 16 था डाउट या 15 था? Sir, it was 15. Okay, sorry. Yeah, 15 करते हैं। What is 15? Young double slit experiment. The first maxima is observed at the fixed point P on the screen. Okay. Now the screen is continuously move away from the plane of the slit. Okay. The ratio of intensity at point P on the intensity to the intensity at point O remains constant. Keep on decreasing. First decreases, then increases, and so on. Okay. देखो ध्यान से समझो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पे आप जानते हो ये सेंट्रल मैक्सिमा होता, सेंट्रल मैक्सिमा होता। फर्स्ट मैक्सिमा किसकी बात की है? फर्स्ट मैक्सिमा, राइट? यहाँ पे लिख दो, ये मेरा फर्स्ट मैक्सिमा है, इन्होंने ऐसा कहा फर्स्ट मैक्सिमा है ये। ओके, इस पॉइंट पी पे। अब इन्होंने कहा कि स्क्रीन को मैं दूर ले जा रहा हूँ। ओके, अच्छा फर्स्ट मैक्सिमा के लिए इफ आप याद करो ये जो थीटा है, फर्स्ट मैक्सिमा के लिए ये जो थीटा एंगल है, थीटा, आप क्या लिखते हैं? Isn't it d sin theta is equal to, आप लिखते क्या? लैम्डा। Are you okay with this? है ना, सिंपल है। तो कैन आई राइट sin theta is equal to lambda by d and so on. Okay. Later on, what is happening? You are moving this screen away from here.
यहाँ आ रहा है, तो पॉइंट पी तो आपका यहीं पे रहेगा, पॉइंट पी यही रहेगा. Isn't it this angle will decrease, this theta will decrease. Now in this case what is the part difference? Theta dash में लिख देता हूँ, part difference will be d sin theta dash. Isn't it part difference has been decreased over there? Yes, part difference as theta dash is less than theta, obviously part difference will keep decreasing. If part difference decrease होगा यानी कि वहां पे अभी lambda था, lambda से कम होने लगेगा, और part difference decrease होगा, isn't it उसकी intensity कम होने लगेगी. Okay, first it will decrease, फिर वो डिक्रीज होता होता कहां तक जा सकता है, ये दूर लेते जा रहा है ना. ये पार्ट डिफरेंस डिक्रीज हो रहा है, पार्ट डिफरेंस डिक्रीज होगा तो इंटेंसिटी सपोज अभी 4I0 थी, कम होके फिर 0 होगी, फिर बढ़ के 4I0 हो जाएगी एंड सो ऑन. राइट, आर यू ओके विद दिस? या, वेरी गुड. सो फर्स्ट आंसर शुड बी सी, राइट ना? सी चेक करो, सी होना चाहिए हमारा आंसर 15 का सी. या, नेक्स्ट क्वेश्चन वाज मेरे मेमोरी के हिसाब से 19 था. नेक्स्ट क्वेश्चन वाज 19, राइट ना? 19 वाज द डाउट, नेक्स्ट डाउट. या, चलिए पहले लिख लो, ये समझने के लिए आपको काम आएगा. 19. चलिए आते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन करते हैं. मैं डायग्राम बना लेता हूं. दोनों जगह से हमारे व्हाइट लाइट आ रही है, व्हाइट लाइट यहां से भी आ रही है हमारी व्हाइट लाइट. ये पूरा का पूरा डी है. अच्छा, याद है आपको ओ पे व्हाइट स्पॉट होता, याद है जहां पे सेंट्रल मैक्सिमा होती है वहां पे व्हाइट स्पॉट होता था? डू यू रिमेम्बर दिस? कैन यू कंफर्म? ओ पॉइंट पे होता था, राइट? अब इन्होंने कुछ तो डायग्राम में बनाया है, ऊपर से 2d/3, मतलब यहाँ से ये d/2 नहीं 2d/3 पे आ गया, 2d/3. ओके, ये पॉइंट ले लिया, इसको इन्होंने कह दिया है कि ये पॉइंट, ओके इसको ओ बोल दिया इन्होंने. चलो मैं इसको सेंट्रल मैक्सिमा लिख दूं, ये पॉइंट जो है मेरा सेंट्रल मैक्सिमा है. ओके, ओ लिख दिया है. अरे क्या दिक्कत है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया ना. यहाँ से यहाँ आप जानते हो d/2 है, तो आपसे पूछ लिया बेसिकली ये डिस्टेंस क्या है. ठीक है, इसमें y लिख दिया, y क्या होता? 2d/3 माइनस d/2, सिंपल. Are you okay with this question? 19th number. Yeah. Okay, you have taken it wrongly. No problem. Next out मैं देखता हूँ. या बिल्कुल, आज मैं मॉडर्न फिजिक्स सिखाने वाला हूँ. द रेट वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन यू कैन असेस कि बहुत देर नहीं टिकेगा ये डाउट्स. बुकलेट वाले बिल्कुल आपके मजे ले रहे हैं, अच्छे से मजे ले रहे हैं. ठीक है, ये सब बच्चों वाले क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग झूठ मूठ का परेशान हो रहे होते हो. ये क्या क्वेश्चन था? कुछ भी नहीं था. चलो मैं चेक कर लेता हूँ अब आगे कौन कौन से क्वेश्चन बचे हुए हैं. तो 5, 10, 19 सब हो गया. अब 24, 29, रुको एक बार मैं एक जगह लिख लेता हूँ. वेयर इज माय पेन? Twenty-four, 29, 25, actually 25, 26, 29, then 30, 32. हाँ, इतने क्वेश्चन बचे.
हाँ अरे एग्जाम्पल 4 एक्सरसाइज 4 भी वैसे ही है, टेंशन मत लो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था 24th नंबर था। What is 24th number? Two monochromatic light wavelength through A by 5 and coherent sources of electromagnetic wave are placed on the x-axis at the point P and U. Detector moving the circular radius R. Center is at origin. The number of maximum. अरे क्या है ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये तो लास्ट डे मैंने पढ़ाई था आपको। एक सर्कल है, राइट, ये सेंटर हुआ, यहाँ पे क्या क्या लिखा है, रुको देखने दो क्या क्या लिखा है। टू मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ, लेमडा की वैल्यू आपको A/5 दी हुई है क्वेश्चन में। The coherent source of electromagnetic waves are placed on the x-axis at the point 2a 0, मतलब 2a 0 है, मतलब यहाँ कहीं लिख देता हूँ 2a, 0। और दूसरा जो है हमारा -a, 0 है, ऐसा है। The detector moves in a circle of radius r is greater than 2a, ठीक है, बहुत बड़ा radius, whose center is at the origin, center origin के लिए, ठीक है। The number of maxima detected during one circular, इस सर्कल पे नंबर ऑफ मैक्सिमा की कितने मैक्सिमा ये आपको बतानी है, ठीक है। इस सर्कल पे हमारा मेथड क्या होता है, चलो इस पॉइंट पे बताओ, इसको ए बोल दिया। व्हाट इज द पाथ डिफरेंस एट पॉइंट ए, कैन यू टेल मी। अच्छा 3 है, बिल्कुल यहाँ पे 3a है। अच्छा इसको लेमडा के टर्म में करते तो इजंट इट ए इज 5 लेमडा, मींस 15 लेमडा गिवन आपको, यहाँ पे 15 लेमडा है, ओके। चलिए यहाँ पे आते हैं, व्हाट इज द पाथ डिफरेंस एट दिस पॉइंट डेल्टा एक्स, अगेन 3a which will be 15 lambda. Are you okay with this? Can you say at some point on the circle, at some point on the circle, यहाँ 15 लैम्डा, वहां पे 15 लैम्डा। अच्छा यहाँ पे पार्ट डिफरेंस क्या होगा, निकाल पाओगे आप? वहां पे पार्ट डिफरेंस जीरो तो नहीं होगी ना, ज्यादा ही होगी। यहाँ कहीं पे आपको दिख रहा है पार्ट डिफरेंस जीरो हो जाएगा, कैन यू सी दिस, राइट, यहाँ कहीं पे पार्ट डिफरेंस जीरो हो जाएगा, ओके। फिर और कहाँ पार्ट डिफरेंस जीरो होगा, बताइए सर्कल में और कौन कौन से पॉइंट होंगे जहां पे पार्ट डिफरेंस जीरो होगा। डायमेट्रिकली अपोजिट में, ओके, डायमेट्रिकली अपोजिट। इधर जीरो होगा क्या, नहीं होगा ना, इससे पास में है, इधर कहीं होगा, इधर इसके पास, इसके दूर, यहाँ डेल्टा एक्स जीरो होगा, सेम साइड है। और कहीं होगा, इधर इधर कहीं सर्कल पे होगा, इधर कहीं सर्कल पे होगा, इसके अलावा किसी भी जगह पे, नो सर बिल्कुल नहीं हो सकता। उसे बताइए इधर होगा क्या, इधर 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 कहीं, ये तो इससे पास ही रहेगा ना, इससे पास ही रहेगा, कहीं भी पार्ट डिफरेंस जीरो नहीं हो पाएगा कहीं पे, राइट। तो इस सर्कल पे कितने जगह पे पार्ट डिफरेंस जीरो हुआ, दो ही जगह हुआ, एक यहाँ एक वहां, है ना। यस, तो नंबर ऑफ मैक्सिमा काउंट करके बताइए आप कितने होंगे।
कितने हो गए काउंट करके बोलो। 60, बिल्कुल सही बात है। देखो यहाँ से 0, मैं पॉइंट का नाम लिख लेता हूँ सबका तो हमें समझ में आएगा। इसे ए लिखा था मैंने, इसे बी लिख दिया, इसे सी लिख दिया और इसे डी लिख दिया, राइट। सो ए से बी के बीच में देखो, आप लेमडा टू 14 लेमडा लिख सकते हो, लेमडा टू 14 लेमडा, ये कितने नंबर हो जाएंगे 14। फिर आप बी से सी तक लिखते तो भी 14, सी से डी तक लिखेंगे तो भी 14 और डी से ए तक लिखेंगे तो भी 14। ये हो गए। बाकी ए बी सी डी पे भी +4 है, कितने हो गए 60। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। ओके चलो लिख लो, इसको फील करना जरूरी था, है ना। इसका मतलब है, आप ध्यान से समझो, इस सर्कल पे 2 ही पॉइंट कोई होगा, कभी भी ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा के दिए जाएंगे तो 2 ही पॉइंट होगा जहां पे पार्ट डिफरेंस 0 होगा। मिला जुला के जो क्वेश्चन था पहले जैसे ही रह गया। चले लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। 24 और 25। हाँ 25 भी सेम ही है। किसका था 25 डाउट्स, आप कर लोगे ना। 25 तो बिल्कुल डायरेक्ट है, 25 तो एकदम बिल्कुल डायरेक्टली मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ आपको। क्या मैं 25 एक्सप्लेन करूं? जिसका भी डाउट है बोलो तो मैं एक्सप्लेन करता हूं, अदरवाइज आई विल मूव ऑन। ओके अंडरस्टूड। ओके जिनका भी डाउट था 25 उसका समझ में आ जाना चाहिए। वो लेक्चर का डायरेक्ट है, ये तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ रहा था यहाँ पे, बट वो जो 25 नंबर क्वेश्चन है मैंने डायरेक्ट लेक्चर में कराया हुआ है। ओके चलो नेक्स्ट क्या है 26। व्हाट इज 26? Student asked to measure the wavelength of monochromatic light. Okay, he set up the apparatus sketched below. S1, S2, S3 are the narrow parallel slits. L is the sodium lamp and M is the microscope eyepiece, right? The student failed to observe interference fringes. Your first advice to him will be, क्या दोगे एडवाइस इसमें? इंटरफेरेंस दिख नहीं रहा है, क्या करना चाहोगे आप? कौन सा क्वेश्चन है आपका 26? So we can use approximation D. Okay, D. Okay, let's check. हाँ सबका तो आंसर आपका राइट ही दिख रहा है। कम करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? थोड़ा सा मैं देखता हूँ, आपको आता ही ऑलरेडी, आपको आता है। सिक्स्थ देखो, ये S2 है, ये S3 है और यहाँ पे मेरा स्क्रीन है जहाँ पे आप माइक्रोस्कोप से घूमने वाले हैं। ये आपका कैपिटल डी है विच इज 60 सेंटीमीटर गिवन टू यू, एंड ये स्मॉल डी है विच इज 5 सेंटीमीटर गिवन टू यू। ओके एंड यू आर यूजिंग सम मोनोक्रोमेटिक लाइट, राइट। अब ध्यान से सोचोगे यहाँ पे, हाँ 5 इज ऑब्वियसली कंपेरेबल टू, है ना। आप याद करो जो हम लोग करते थे, कैपिटल डी शुड बी वेरी वेरी लार्ज देन स्मॉल डी। ओके ये तो ठीक है, थियोरेटिकली हुआ। तो यहाँ पे इसको इंटरफेरेंस पैटर्न दिख ही क्यों नहीं रहा है? इफ ये 5 लिया तो दिक्कत क्या हो रही है? कैन यू टेल मी, कैन यू एक्सप्लेन मी फिजिकली व्हाट इज द डिफिकल्टी हैपनिंग ओवर हियर? हाँ fringe width is going to be very very less. The fringe width become very very less. Okay सारे maximum minimum बिल्कुल चिपक जाएंगे, तो you can't observe the, yeah because D is very less, very big. If मैं approximate वाला वो निकाल लूं, fringe width का बीटा लिख दूं fringe width,
ये अप्रोक्सीमेट था lambda d by d. If d is comparable, can you see that capital D by d क्या हो जाता है 12 lambda. Isn't it lambda? मान लो let 5000 एंगस्ट्रम ले लेता हूं मैं, 5000 एंगस्ट्रम फॉर एग्जांपल के लिए ले लिया. ये कितनी हो गई 60,000 एंगस्ट्रम. मतलब दो मैक्सिमा 60,000 एंगस्ट्रम के बीच में. कैन यू एक्चुअली ऑब्जर्व दिस? नहीं. समझ में आ रहा है? नहीं. ओके, दैट इज व्हाई वी विल एडवाइज हिम टू मेक his d very less. स्मॉल d की वैल्यू बहुत छोटा कर दे तो फिर मुझे दो मैक्सिमा एक्यूरेटली दूर दूर दिखना शुरू करेगा, राइट? अदरवाइज सब मैक्सिमा मिनिमा बिल्कुल पास हो जाएंगे. वी कैन ऑब्जर्व दैट. ये हो गया 26. देन माय क्वेश्चन इज 29. आप पहले लिख लो इसे, जो भी आपकी कहानी लिखनी है आप लिख लो, जिससे आपको समझ में आए कि बेसिकली स्मॉल डी को बहुत कम ये लिया ही क्यों जाता था. अभी समझ में आ गया होगा आपको, राइट? Why we used to take capital D is very large than small d. सॉरी, है ना? समझा? ऐसा लेंगे तो आपकी सारी मैक्सिमा और मिनिमा जो होगा या दो मैक्सिमा जो होगा आपस में एनफ दूर पे होगा, तो आप उसकी इंटरफेरेंस पैटर्न अच्छे से देख पाएंगे. ऐसा हम लोग इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि सॉल्व करना आसान होता है, ठीक है? इफ आप ऐसा लेंगे तो बीटा विल बी, फ्रिंज विड्थ विल बी एनफ एंड यू कैन ऑब्जर्व फ्रिंज विड्थ, ऑब्जर्व फ्रिंज पैटर्न या इंटरफेरेंस पैटर्न. क्लियरली? चलिए फटाफट लिख लो, मैं आगे बढ़ता हूँ. क्वेश्चन नंबर 29. What is 29? Am I recording? Yes. Light of wavelength 6300 angstrom shine on two narrow slits separated by distance 1 mm. Okay, लिखता जाता हूँ मैं. आई होप आपने लिख लिया होगा. आगे बढ़ता हूँ मैं. क्या क्या गिवन है? लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज 6300 angstrom. It is given to me. Shine on the two narrow slits separated by a distance d 1 millimeter and illuminates a screen at a distance 1.5 meter. Means d is 1.5 meter. When one slit is covered by a thin glass of refractive index 1.8, another slit is thin glass of refractive index mu, the central maxima is shifted by 6 degrees. Both plates have the same thickness of 0.5 mm. The value of refractive index mu is okay. ठीक है, ये तो कर लेंगे आप. ये सब गिवन है, इनको आपको दिया हुआ है. एक की म्यू आपको गिवन है 1.8. दोनों की थिकनेस सेम है. ये x है तो नीचे वाले की भी x ही है. और इसकी म्यू आपको गिवन है 1 पॉइंट हाउ मच, नहीं म्यू दिया हुआ है. म्यू निकालना, आपको म्यू निकालना है, राइट? और दोनों की थिकनेस जो है वो गिवन है 0.5 mm. इन्होंने कहा कि म्यू की वैल्यू बतानी है सच दैट ये शिफ्ट सेंट्रल मैक्सिमा हो गया. वैसे 6 डिग्री से शिफ्ट हो गया. शिफ्ट जो है, एंगुलर शिफ्ट जो है, इन्होंने 6 डिग्री दिया हुआ है. अच्छा, if you observe all the options are less than 1.8, right? All the options are less than 1.8, right? इसका मतलब इसकी म्यू 1.8 से कम है. तो आप बताओ पहले सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर शिफ्ट होगा या नीचे शिफ्ट होगा if it is less than 1.8? Will it move upward from point O? O से ऊपर सेंट्रल मैक्सिमा होगी या नीचे होगी? ऊपर होगी. बिल्कुल सही बात है, ये कम है. तो मान लेते हैं यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा है मेरा, जहाँ पे पार्ट डिफरेंस 0 हो जाती है. इसको मैंने सेंटर से मिला लिया और ये एंगल मुझे दी हुई 6 डिग्री में.
ओके, ये हमें दिया हुआ है। चलिए, तो 6 डिग्री गिवन है, तो मैं, आपको याद है सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ पे 6 डिग्री पे होने का कंडीशन क्या होता था? इफ यू रिमेंबर, आई कैन राइट d sin थीटा, जो 6 डिग्री लिखूंगा, दैट वुड बी इक्वल टू व्हाट? मैं लिखूंगा x इंटू μ1 माइनस μ2, है ना? इफ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग सही लिख रहे हैं, ये मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ था आपको। डी 6 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करूंगा, क्या होगा? 180 इंटू पाई, मीन्स पाई बाय 30। इतनी पाई बाय 30 इज वेरी स्मॉल, तो मैं साइन थीटा को डायरेक्ट थीटा लिख सकता हूँ, पाई बाय 30। x 1.8 minus mu, everything is given except mu, we can get the value of mu from here. Are you okay with this? चलिए फटाफट लिख लीजिए। Then 30 and 32. What is 30? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने, आई होप आपने लिख लिया। थर्टी। अच्छा, 30 का आंसर बहुतों को नहीं आता है, राइट? लेकिन आपने ठीक से पढ़ा होगा, इस मेरे एक्सप्लेनेशन को आपने ऑब्जर्व किया होगा लेक्चर में, तो आप 30 क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए होंगे। हाँ, 30 बहुतों का डाउट है या कुछ लोगों का डाउट है? 30 नंबर क्वेश्चन, 30 का 0 तो आंसर नहीं लिख दिया आपने? ए नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल माइंड मनी आपका डाउट है, हो गया, बहुतों का सॉल्व हो गया है, कुछ का डाउट्स है, राइट? चलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। यस, हाँ चलिए भाई, यहाँ पे स्लैब है, यहाँ पे दूसरी स्लैब है, ये इसकी थिकनेस 2t है और इसकी डिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इसकी थिकनेस t है और इसकी डिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 म्यू है, और मैं यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा डेल्टा एक्स, ओ पॉइंट पे डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, राइट? लेट्स चेक करते हैं यहाँ पे पार्ट डिफरेंस क्या होगा। तो पार्ट डिफरेंस निकालने के लिए आप करते क्या? तो यहाँ पे देखिए ऑप्टिकल पाथ कितनी ऐड हो रही है, याद है? 2 म्यू इंटू टी और माइनस टी। आर यू ओके विद दिस? यस, माइनस, यहाँ का क्या लिखता मैं? म्यू इंटू 2t माइनस 2t। ये समझ में आया मैंने क्या किया यहाँ पे? तो बेसिकली ये हो जाता, यहाँ पे 3t 2t हो जाती है हमारे, यहाँ पे x पे पार्ट डिफरेंस 2t है, मैंने किसको बड़ा मान लिया? ऑब्वियसली इसको बड़ा मान लिया और वही बड़ा आ गया, राइट? इसका मतलब दिस पाथ इज लार्जर देन दिस पाथ, राइट? सपोज ये x1 है, x2 है, तो व्हाट आई हैव ऑब्जर्व दैट x1 इज ग्रेटर देन x2, राइट? कैन यू सी? yes, if x1 is greater than x2, where will be the central maxima? Above o or below o? Yes sir, बिल्कुल above o. So over here there will be central maxima, यहाँ पे central maxima होगी। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन था क्या? फाइंड द पोजीशन y of the central maxima, मींस इस y की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है? तो आप इसके करते क्या, इफ प्रोसेस से जाते तो क्या करते सर? मान लेते ये थीटा है
और वहां पे सेंट्रल मैक्सिमा होने के लिए आप लिखते हैं सर डी साइन थीटा को मैं 2t के इक्वल ले लूंगा, बट मुझे दिख रहा है थीटा बहुत कम है सर, थीटा इज वेरी लेस, तो सर मैं डी साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली डी टेन थीटा भी लिख दूंगा, ओके, और डी टेन थीटा को मैं डी वाई बाय कैपिटल डी लिख के 2t लिख दूंगा और मुझे यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। पार्ट डिफरेंस 2t आ रहा है भाई, t कहाँ आ रहा है या 2t आ रहा है, देखो चेक करो मैंने कैलकुलेशन में गड़बड़ तो नहीं किया। हाँ कैलकुलेशन में गड़बड़ किया, ये t है, सॉरी ये t है ना, ओके ठीक है, यस। यहाँ से y की वैल्यू आ गई मेरा डी टी बाय टी आंसर। आई होप समझा आपको ये क्या कर रहा हूं मैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32। Figure shows a transparent slab of length 1 meter, okay, placed in the air whose refractive index in x direction varies, okay. The optical path length of the ray R will be, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, इट इज डायरेक्ट इंटीग्रेशन वाला स्टफ है। इफ यू रिमेम्बर कि किसी भी स्लैब में सपोज मैंने कहा था आप x जाते हो और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और बाहर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एम है, तो आप कहते हैं ऑप्टिकल पाथ with respect to outer medium will be equal to mu by mu m into x, right? if wave 1 से 2 तक आ रहा है तो 1 से 2 तक आ रही है तो 1 से 2, आर यू ओके विद दिस, है ना? और जनरली आपका आउटर मीडियम 1 होता है ना, मतलब 1 होता है तो म्यू एक्स लिख देता मैं, राइट? अब यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है इसमें जो म्यू है वो कांस्टेंट है नहीं, मींस बेसिकली वी नीड टू डू इंटीग्रेशन, ओके। तो ये यहाँ पे मेरा ऐसा है, ये एक्स एक्सिस दिया हुआ आपको, ये एक्स 0 है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 है, यहाँ एक्स 0 है, ओके। और म्यू की जो वैल्यू दी हुई है वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर दी हुई है और ये डिफाइन है 0 से एक्स 1 के बीच में, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझो, यहाँ से x पे जाएंगे और dx ले लेंगे, dx ले लेंगे। इफ आप x पे करो, इसने dx बहुत छोटा होता है, यहाँ पे म्यू की वैल्यू आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर ले सकते हो इस छोटे से dx में, राइट? म्यू इज इक्वल टू 1 प्लस dx। तो इस छोटे से पाथ के लिए ऑप्टिकल पाथ लेंथ को, सपोज मैं ऑप्टिकल पाथ लेंथ को क्या लिखूं, कुछ भी नाम लिखता हूं, ऑप्टिकल पाथ लेंथ एलिमेंट्री, एलिमेंट्री ऑप्टिकल पाथ लेंथ को मैं dl लिख लेता हूं, ठीक है। So can I write dl is equal to mu into dx, right? Yes. अब सॉल्व हो ही जाएगा, आप खुद ही कर लो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो टोटल लेंथ एल क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल कर लेते। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल में अब तो कर लोगे आप खुद ही, डीएक्स, यहाँ पे वेरिएबल कौन है, एक्स है, फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे होता, फर्स्ट एलिमेंट, और लास्ट एलिमेंट यहाँ होता, तो x वेरिएबल है, x फर्स्ट एलिमेंट के लिए x की वैल्यू 0 और लास्ट एलिमेंट के लिए x की वैल्यू 1 हो जाता है, x प्लस एक्स क्यूब बाई 3, 1 and 0, so I guess it is 4 by 3। देख लीजिए,
sir. Are we good with exercise 1? आप बताइए एक्सरसाइज 1 में क्या सीखा? मेरे अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं सीखा, राइट? बाकी नेक्स्ट क्लास में करें, ओके, नो प्रॉब्लम। चलो अभी थोड़ा पढ़ लेते हैं। या बहुत ही सारे क्वेश्चन इजी हैं, बट आपको ध्यान ये रखना है, आपको जैसे पढ़ाया गया है उसी लहजे में पढ़ना है, ओके? Obviously the chapter is represented to you or presented to you in a certain way, right? ओके, कुछ लोग कह रहे हैं डिस्कशन कर लेते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं डिस्कशन नहीं करते हैं। व्हाट शुड आई डू? 1:10 हो गया है, मेरे हिसाब से डिस्कशन करके खत्म कर लेते हैं, राइट? राइट, क्योंकि मैं अभी पढ़ाने बैठूंगा अभी तो कुछ मजा नहीं आएगा पढ़ाने, ठीक है? तो वी विल डू द डिस्कशन, ओके? अभी क्या 50 मिनट्स बचा है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो एक्सरसाइज 2 के आप डाउट्स लिख दो, क्या क्या चाहिए आपको डाउट एक्सरसाइज 2। सेवेंथ, 12th, टू, 8, 11, 12 हो गया। चलो आपके डाउट है 5 क्वेश्चन, अरे 12 में तुम लोग 5 क्वेश्चन पूछोगे तो कैसे चलेगा? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई? व्हाइट लाइट इज यूज्ड टू एलिमिनेट टू स्लिट्स इन द YDSC, द सेपरेशन बिटवीन स्लिट इज D and the screen is at a distance D where the point on the screen directly in front of one of the slit. Which of the following regions are missing? Very good. चलिए अभी हम लोग एक्सरसाइज 2 लिख लेते हैं। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन आपने डाउट में पूछा है। What is the question? The white light is used to eliminate the 2 slits in a YDSC. Okay, ठीक है, क्वेश्चन मैं समझाता हूँ। ये O है, यहाँ पे भी व्हाइट लाइट है, यहाँ पे भी व्हाइट लाइट है, राइट है? मीन सारे वेवलेंथ हैं दोनों में, सारे विजिबल लेंथ लाइट के वेवलेंथ दोनों हैं। दोनों का किसी एक स्लिट के सामने इस पॉइंट पे कोई ना कोई वेवलेंथ मिसिंग है। इसका मतलब क्या होगा? वहां पे उसका मिनिमा बना होगा, राइट? ऐसा ही at a point on the screen directly in front of one of the slits, which of the following wavelengths are missing? कौन-कौन से वेवलेंथ यहाँ पे मिसिंग है? तो जिस मिसिंग वेवलेंथ्स कौन से होंगे? मिसिंग वेवलेंथ्स वो होंगे जिनकी मिनिमा बनी है। आर यू ओके विद दैट? वहां पे मिसिंग वो होगा जिसकी मिनिमा बनी हुई है। If you know this is capital D, obviously this y is equal to D by 2, right? D by 2 है। तो हमारे बहुत ही सिंपल होता है भाई, यहाँ से इसे मिला लिया, इसे थीटा कह दिया, ये पॉइंट को P कह दिया। एट P व्हाट इज द पार्ट डिफरेंस? आप कहते हैं सर वो तो D sin थीटा हो जाती, ओके, D sin थीटा हो जाती, राइट? अब डायग्राम में देख सकते हो, इफ कैपिटल डी हमारे ऑब्जर्वेशन में कैपिटल डी इज वेरी वेरी लार्ज देन स्मॉल डी होता है, देन थीटा इज गोइंग टू बी वेरी स्मॉल, राइट? सो थीटा इज स्मॉल। इफ थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा को हम लोग अप्रोक्सीमेटली tan थीटा लिख सकते हैं, राइट? और tan थीटा को हम लोग यहाँ पे y बाय कैपिटल D लिख सकते हैं, मींस D बाय 2D लिख सकते हैं, राइट? तो ये होगी D इंटू D बाय 2D, तो ये होगी D स्क्वायर बाय 2D, राइट? सिंपल है। और ये मिनिमा हो रही है, इसका मतलब किसी लैम्डा का लैम्डा बाय 2, मिनिमा का मतलब याद है, मिनिमा के लिए पार्ट डिफरेंस क्या होती थी? लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2 एंड सो ऑन, राइट? तो मान लो कोई लैम्डा 1 वाले की मिनिमा है, किसी की फर्स्ट मिनिमा वहां पे है ना, लेट लैम्डा 1 की फर्स्ट मिनिमा वहां पे, मिनिमा वहां पे, तो मैं लिखता D स्क्वायर बाय 2D इज इक्वल टू लैम्डा 1 बाय 2।
तो λ1 की वैल्यू आ जाती d²/D। पहला आंसर मेरा ये हो जाता। सपोज λ2 की वहां पे सेकेंड मिनिमा है, तो मैं लिखता d²/2d इज इक्वल टू 3λ2/2। ओके, तो λ2 की वैल्यू हो जाती वहां पे 2 कैंसिल हो जाता, d²/3d आंसर। ओके, एंड सो ऑन। आई गेस समझ में आ गया। मैं λ3 का थर्ड मिनिमा, λ4 का फोर्थ मिनिमा ऐसे करता जाता, मेरा आंसर आता जाता, और उनमें से चेक करता कि कौन कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, उसको मैं टिक लगा देता। एक मिनट, आप पूरा लिख लो। सॉरी, सेकंड के बाद है सेवेंथ एंड एट। सेवेंथ क्या, वन ऑफ द स्लिप मेडिसिन इज कवर्ड बाय द थिंग पैरेलल साइडेड क्लास दैट। चलिए अभी चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। आई गेस थर्ड के लिए भी निकालो, फोर्थ के लिए भी निकालो, राइट। इसके सेवरल एग्जाम ऑप्शन आ जाएंगे, और उनमें से जो जो होगा वो टिक कर लेंगे आप। आई होप समझे आपको। हाँ यार, yeah, you have understood. Now we will go to question number 7. Good. सेवेंथ में इन्होंने क्या कहा है, एक के सामने मैंने स्लैब लगा दिया। स्लैब लगाने से हुआ ये कि यहाँ की जो इंटेंसिटी है वो हाफ हो गई यहाँ वाली इंटेंसिटी से। ओके, दो इफेक्ट हुआ। एक तो स्लैब लगाने से याद है पार्ट डिफरेंस का फर्क होता है, और क्वेश्चन में ये भी मेंशन कर दिया, यू नो दैट, है ना, एनी किसी भी ऑब्जेक्ट से आप लाइट को पास कराओगे, कुछ ना कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो ही जाता है, राइट। बिकॉज मैं थिन लिया हूँ, इफ नथिंग इज मेंशन, मैं इंटेंसिटी को मान लूंगा कि कोई एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, राइट। तो आई नॉट का आई नॉट ही हो जाता है, बट क्वेश्चन में मेंशन है कि यहाँ की इंटेंसिटी यहाँ से जो बाहर आने वाली है वो आई नॉट बाई 2 हो जा रही है, राइट। सो आप बताओ सेंट्रल मैक्सिमा किधर शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर या नीचे? In which direction central maxima will be shifted in this case? No answer. पहले I naught by 2 को देखना छोड़ो, ठीक है। In which direction? Yeah, obviously it will shifted. जब एक ही पे आपने स्लैब लगाया है तो सेंट्रल मैक्सिमा विल शिफ्टेड इन द डायरेक्शन वेयर स्लैब इज पुट। सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ कहीं हो जाएगा इस केस में। अब याद करो, इफ ये नहीं होता, इफ ये नहीं होता, यहाँ पे भी आई नॉट होता और यहाँ पे भी आई नॉट होता, इजंट इट आई नेट मैक्सिमम की वैल्यू जो होती वो 4 आई नॉट होती, राइट। इफ वो है, ठीक है। आई नेट अब क्या हो जाएगा, आपको सर हम लोग पढ़े हैं I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2, राइट, ये पढ़ा हुआ आपने। इजंट इट, इट इज लेस देन 4 आई नॉट। यस, जो भी है, ये जो आई नेट डैश है, इजंट इट लेस देन आई नेट इनिशियल वाला? Yes, so obviously we will take the answer which will be contained on these two answers, right? Central maxima slit वाले, sorry, जिधर slab उधर shift हो जाएगी, fringe pattern will get shifted towards the covered slit, right? पहला, and bright fringes will be less bright, and dark fringes will be more bright. Can you imagine this? है ना?
अब ब्राइट डार्क विल बी लेस, सॉरी मैंने यहां से क्या समझा, ब्राइट विल बी लेस ब्राइट, लेस ब्राइटर। ऐसे यहाँ पे आई नेट फॉर मिनिमा क्या होती, जीरो होती, जीरो होती। ये फॉर मैक्सिमा थी। अब देखो फॉर मिनिमा आई नेट की वैल्यू आपने क्या पढ़ा है, आई नॉट प्लस आई नॉट बाई टू, ठीक है, माइनस टू रूट अंडर आई नॉट बाई टू, राइट, इजंट इट, इट इज लेस ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, यस। सो डार्क फ्रिंजेस के लिए, फॉर डार्क फ्रिंजेस, yes, intensity will be greater than zero, means dark will be more brighter, brighter will be less bright, right? अच्छा, इसका मतलब ये हुआ इंटरफ्रेंस पैटर्न बहुत ही अच्छा दिखे, बिल्कुल अच्छा दिखे, उसके लिए क्या होता है, डार्क जीरो हो जाए तो ज्यादा अच्छा है ना, डार्क वाला जहां भी फ्रिंज बन रहा है वहां पे जीरो इंटेंसिटी हो तो ज्यादा अच्छा होगा, राइट। ओके, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों दोनों जो स्लिट होते हैं दोनों की इंटेंसिटी सेम रखते हैं, राइट। ओके, तो ज्यादा अच्छा होता है, बट हमारे न्यूमेरिकली जो भी पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग हम लोग आंसर कर सकते हैं। सेवंथ के बाद आपका है एट्थ, व्हाट इज एट्थ, shows the 2 points versus which will emit light above lambda in phase with each other and are at a distance d this much. ah वेदांत, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आई होप आपने लिख लिया होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन कौन सा राइट होता है भाई, बी हो जाता है राइट, एंड सी विल बी राइट, बी एंड सी विल बी द राइट ऑप्शन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 तो क्लास में डिस्कस किया गया है लास्ट डे। ये S1 है, ये S2 है, इसके बीच की जो सेपरेशन है D which is given as 5.5 lambda, ओके, इसके सेंटर से यहाँ पे आपको एक स्क्रीन लगी हुई है। सर मत करो, ऑब्वियसली मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन किसी ने पूछ लिया चलो आज कर लेता हूँ इसलिए ये बच्चों वाला क्वेश्चन है। assume that ये L है and L is very very less, very large than small d, okay। चलिए at infinity what should be part difference, isn't it, that should be zero, at infinity what should be part difference, that is zero, at O what is the part difference, isn't it d, d means 5.5 lambda। चलिए number of maxima on screen, बोल दो जिसका आता है वो फटाफट एक बार रिवीजन हो जाएगा आपका। यस यस, वेरी गुड, नंबर ऑफ मैक्सिमा, यहाँ देखो 0 से लेके 5 लेमडा ऊपर, 0 से लेके 5 लेमडा नीचे, मीन 6 + 6 12। नंबर ऑफ मिनिमा ऑन स्क्रीन, ध्यान से यहाँ पे गड़बड़ होती है, 0.5 से 4 पॉइंट ऊपर, 0.5 से 4 पॉइंट नीचे, मीन्स 5 ऊपर 5 नीचे प्लस एक बीच में, तो 11, नो नॉट 10, 11। देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं 0.5 लेमडा होती, यहाँ पे कहीं ना कहीं 4.5 लेमडा होती, वैसे यहाँ कहीं ना कहीं 4.5 लेमडा होती, यहाँ पे 0.5 लेमडा होती। यहाँ कितने हो गए, 5 हो गए ना, ये 5, ये 5 मिनिमा ये, और प्लस बीच में भी तो मिनिमा ही बनेगी। आंसर में 5 क्यों दिया भाई, पढ़ने दो फिर क्या लिखा है इसमें, ओनली 5 मिलियन, अरे कुछ भी।
अरे इसका ऐसे थोड़ी होगा आंसर, क्या लिख रहा है आंसर देखकर। एट ए एंड डी, ए कैसे होगा इसका आंसर? हाँ करेक्ट कर लो, ए नहीं होगा ना आंसर इसका। हाँ डी इज द आंसर, राइट, डी इज विल बी द आंसर। आपको ओ पॉइंट पे क्या दिखेगा? डार्क फ्रिंज दिखेगा, ये राइट है, फ्रिंजेस। एंड नंबर ऑफ मैक्सिमा 12 होगी, नंबर ऑफ मिनिमा 11 होगी, वेरी सिंपल। आंसर की को चेंज कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th। What is 11th number question? A double slit experiment, instead of taking slit of equal width, one slit is made twice as wider as the other. Then the interference pattern. या चलो, बहुत जोक मार रहे हो तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 करो भाई, क्या है 11th नंबर? Question number 11th. In a double slit experiment, instead of taking slits of equal width, one slit is made twice as wide as the other. Then interference pattern will be. अब देखो स्लिट विड्थ की बात चल रही है, राइट? स्लिट विड्थ, ये देखो एक विड्थ W होती थी, W है ना? तो इंटेंसिटी इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ होगा, राइट? जिसकी विड्थ इफ इक्वल होगी तो दोनों की इंटेंसिटी आई नॉट, जिसकी विड्थ ज्यादा होगी इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। आर यू ओके विद दिस स्टेटमेंट? Intensity from the slit will be directly proportional to its width. Are you okay with this? Yes sir. चलो इसी पे क्वेश्चन है। इन्होंने कहा इफ विड्थ दोनों की इक्वल होगी, पहला केस में कहा विड्थ दोनों की इक्वल है, तो इसकी भी इंटेंसिटी आई नॉट, इसकी भी इंटेंसिटी आई नॉट, राइट? तो इस केस में इन्होंने कहा कि ब्राइट फ्रिंजेस की इंटेंसिटी क्या होगी? तो ब्राइट फ्रिंजेस की इस केस में इंटेंसिटी जो होगी आई नेट, वो हो जाएगी 4 आई नॉट, ओके। और डार्क फ्रिंजेस की इंटेंसिटी जो होगी आई नेट, इट विल बी 0, दैट इज फॉर श्योर। ये ए पार्ट लिखा। बी पार्ट में इन्होंने कहा कि एक की डबल विड्थ ले लेते हैं दूसरे से, डबल विड्थ ले लोगे तो इसकी इंटेंसिटी आई नॉट, इसकी इंटेंसिटी 2 आई नॉट। तो फिर ब्राइट फ्रिंजेस के लिए देखते हैं हम लोग क्या इंटेंसिटी होगी। आई नेट विल बी, फॉर्मूला लगा लेते हैं, I1 is 2 I naught plus I2 plus 2 root under 2 I naught I naught, right? Isn't this is greater than 4 I naught? Yes. For dark fringes, I net will be 2 I naught plus I naught minus 2 root 2 I naught into I naught. Isn't this is greater than 0? Yes. Obviously, can we say that? Can we say that brighter fringes will be more brighter, dark fringes will be more dark, more brighter? Okay, both will be more brighter. Or intensity of both maxima and minima will increase. Intensity of both maxima and minima will increase. आई होप समझ में आ गया, सिंपल कैलकुलेशन था। ये बात आपको आती तो आप आराम से कर सकते थे। यस, लिख लीजिए 12th।
आई होप लिख लिया होगा. We will move to the next question, question number 12. ये हमारा क्वेश्चन है, ये S1 है. यहाँ पे मेन सोर्स जो यहाँ रख लिया गया S1, और ये जो डिस्टेंस है ये आपको D दी गई है. ऑब्वियसली ये डिस्टेंस हमारी D होती थी. ओके, और इसका मिड पॉइंट जो है ये O गिवन है. देखो S से एक लाइट मैं बनाता हूँ, एक लाइट ऐसे जाके ऐसे आती, और S से दूसरी जो लाइट आती ऐसे जाके ऐसे आती. ओके, तो इस पाथ को आप देखो तो आपको पता चल रहा होगा जो फर्स्ट लाइट का पाथ है वो छोटा है, सेकंड लाइट की पाथ बड़ी है. राइट, वेरी सिंपल. और इस केस में पाथ डिफरेंस आप लिखते तो आप लिखते सर ऊपर वाले ने ये डी चला तो ये d√2 चला है, तो इसकी पाथ डिफरेंस जो होती d√2 माइनस डी हो जाती है ना. मीन्स नीचे वाले ने ज्यादा चला हुआ है. अब मैंने ऐसा कहा, इस क्वेश्चन इसको थोड़ा मैं हटा लेता हूँ. मैंने ऐसा कहा कि नहीं, मुझे ओ पे ही सेंट्रल मैक्सिमा चाहिए, सेंट्रल मैक्सिमा चाहिए इसी पे. इसका मतलब यहाँ पे दोनों पाथ का लेंथ बराबर होनी चाहिए या पाथ डिफरेंस 0 होनी चाहिए. तो मुझे किस स्लिट के सामने में S1 और नीचे में S2 है, किसके सामने में मुझे स्लैब रखना चाहिए, S1 या S2 के सामने? टेल मी. मुझे S1 के सामने स्लैब रखना चाहिए, S2 के सामने? S1 के सामने. आप जानते हैं स्लैब रखेंगे तो वहां पे वो पाथ को बढ़ा देता है. राइट, सपोज इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और इसकी थिकनेस x है. राइट, ओके. अब आपको अब बहुत सिंपल है कि भाई इस पे 0 होने के लिए आप क्या लिखते, d√2 माइनस डी शुड बी इक्वल टू, तो वहां पे लिखते x इंटू म्यू माइनस 1. राइट, सिंपल. आर यू ओके विद दिस इक्वेशन? यस सर, बिल्कुल खत्म हो गया क्वेश्चन फिर तो S1 के सामने जो थिकनेस रखते x की वैल्यू आपने आपसे पूछी गई है, म्यू की वैल्यू गिवन है. चलिए लिख लीजिए इसको. तो x की वैल्यू होती है d√2 माइनस 1 अपॉन म्यू माइनस 1, और म्यू की वैल्यू आपको गिवन है 1.5 क्वेश्चन में, तो हो जाती 2d√2 माइनस 1. दिस इज माय आंसर. चलिए हो गया आई गेस. चलो बताओ एक्सरसाइज 3 भी कर ही लो. एक्सरसाइज एक्चुअली आपने 3 किया है या नहीं किया है? अच्छा, एक कोई कंफर्म करो, क्या मैंने आपको होमवर्क में कहा था कि आप पूरा करके आओ, या मैंने कहा था एक्सरसाइज 1 2 3 करके आओ? ओके, अमन ने आपने एक्सरसाइज 4 तक पूरा किया है, गुड. एंड फुल बुकलेट, ओके, मैंने फुल बुकलेट किया तो फिर मैं आगे करता रहता हूँ. बिल्कुल. हाँ, बुकलेट एंड ऐसे भी बोथ वाज होमवर्क. चलो कोई बात नहीं, चलिए ठीक है. तो फिर एक्सरसाइज 3 का बोल दो. एक्सरसाइज 3 का आप बोलिए, एक्सरसाइज 3 के डाउट बोलिए, जिसने भी किया है वो बोल दीजिए. एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 12 एक बोला है, और बोलो जिस जिसको नहीं आया फटाफट बोल दीजिए एक्सरसाइज 3 का. ट्वेल्व 3
3 and 13, 15 मैच का 15 का सी एंड डी है आपका, 14th का ए, 9 and 16, चलिए लिख दीजिए सब लोग, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। चलिए आपने सबने बोल दिया तो मैं लिख देता हूँ 16 का डी और 16। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3। नाउ एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर कौन सा था? थर्ड था, फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड। वेट, इधर है। The figure shows the schematic diagram of showing arrangement of gang double slit. Okay, if distance d is varied, then identify the corrective statement. Okay, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारा? ये S1 है, ये S2 है, ये डिस्टेंस स्मॉल d हम लोग लिखते ही है, और स्क्रीन है ये कैपिटल D है। तो थर्ड क्वेश्चन है, इन्होंने लिखा है if d is varied, then what will happen? तो ऑप्शन ए लिखा है इन्होंने, एंगुलर विड्थ डज नॉट चेंज। व्हाट इज एंगुलर फ्रिंज विड्थ? लैम्डा बाय स्मॉल डी, राइट? राइट, will it change? Yes, it will affect this fringe width change in inverse proportion. What is fringe width? Fringe width beta is lambda capital D by small d, right? Third option is the position of maxima will change. अब सोचो, यहाँ पे तो सेंट्रल मैक्सिमा होगी, फर्स्ट मैक्सिमा यहाँ पे होती थी, फर्स्ट मैक्सिमा की जो पोजीशन y होती थी, isn't it, ये लैम्डा d by स्मॉल d होती थी, राइट? स्मॉल d चेंज होगा, isn't it, फर्स्ट मैक्सिमा का पोजीशन चेंज होगा, यानी डिफरेंट मैक्सिमा के पोजीशन चेंज हो जाएंगे। मैक्सिमा के लिए आप याद करो, मैक्सिमा के लिए इफ y की वैल्यू में लिखता तो आता लैम्डा d by d o से, है ना, 2 lambda d by d, 3 lambda d by d and so on, है? Sorry, capital D and D. And fourth option, position of minima will change. मिनिमा के लिए इफ याद करो, मिनिमा के लिए इफ y की वैल्यू लिखता तो लैम्डा d by 2d लिखता, 3 lambda d by 2d लिखता, ऐसे 5 lambda d by 2d लिखता है, and so on, isn't it? सारे मिनिमा के पोजीशन भी चेंज हो जाएंगे। तो क्या क्या ऑप्शन राइट है? एंगुलर विड्थ विल नॉट चेंज, रॉन्ग। फ्रिंज विल चेंज इन इनवर्स पोजीशन, यस, ये राइट है, ये रॉन्ग है। The position of all maxima will change, right है। Position of all minima will change, right है। बट यहाँ पे एक गड़बड़ है, क्या पोजीशन ऑफ ऑल मैक्सिमा चेंज होगा? सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन चेंज होगी? ऑल मैक्सिमा ये नहीं है ना, सेंट्रल मैक्सिमा की तो पोजीशन चेंज नहीं होगी, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा मेरे हिसाब से, राइट? ठीक है, तो मैं लिखूंगा पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा विल नॉट चेंज, will not change. Why? C ऑप्शन इज रॉन्ग, समझ में आया? सारे मैक्सिमा की पोजीशन चेंज नहीं होने वाली है, राइट? सिर्फ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड इसकी चेंज होने वाली, सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन चेंज नहीं होने वाली। सो माय ऑप्शन विल बी सेकेंड एंड फोर्थ एक्चुअली, राइट? तो सेकेंड मींस बी एंड डी विल बी करेक्ट ऑप्शन फॉर मी। चलो चेक करो, लिख लो आप।
फ्रिंज विद चेंजेस इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन दिया है सर, डायरेक्ट लिखा है क्या? इन इनवर्स प्रोपोर्शन ना, ऑब्वियसली स्मॉल डी का इनवर्स प्रोपोर्शनल है ना, बीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल डी, राइट? बी ऑप्शन में इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखा है, देखिए आप। थर्ड, then direct 12. What is 12? Statement. Yes. Yeah, please ask me. Yes. तो जो सेकंड ऑप्शन है ना, वो हमारे बुकलेट में दिया है, द फ्रिंज विद चेंजेस इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, तो वो भी राइट होगा तो? हाँ, नहीं फिर वो रॉन्ग हो जाए, मेरे बुकलेट में इनवर्स प्रोपोर्शन लिखा तो मतलब उन्होंने आंसर में उसको करेक्ट दिया है, बस ऑप्शन में उसको आप नहीं आप उसको चेंज कर लो, आप अपने बुकलेट में जो इनवर्स प्रोपोर्शनल लिख दो, ठीक है? इनवर्स प्रोपोर्शनल, ओके सर। ओके, तो फिर आपका सब सही है। ओके, प्लीज चेक, इट इज थर्ड क्वेश्चन, राइट? थर्ड क्वेश्चन आप देखो, आपने शायद सेकंड का ऑप्शन देख लिया। आई एम सॉल्विंग द थर्ड क्वेश्चन, चेक। या हाँ अमन, आप लोग सही बोल रहे हो सर। नहीं, ओके, आपके थर्ड क्वेश्चन में भी वही लिखा हुआ है। ओके, ठीक है, फिर मिस्टेक हो गया उनका, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट वी विल गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 12th, or no, 9th भी है। What is question number 9? Statements. When a drop or oil is spread on water surface, it displays beautiful color in the light. कुछ भी। देखो 9th में अब तो ये अजीब अजीब सा है। पहला तो स्टेटमेंट 1 तो आप ऐसे भी बोल दोगे, when drop of oil is spread on the water surface, it displays beautiful color in daylight. ओके, ठीक है, होता ही है ना? स्टेटमेंट 1 is correct. स्टेटमेंट 2 क्या है? Polarization of light occurs when it reaches the surface. अब देखो यहाँ पे पोलराइजेशन आप जानते नहीं होगे, राइट? पोलराइजेशन you don't know. Okay. So polarization we are going to teach you at the end of our syllabus, क्योंकि polarization and diffraction दो ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपको वेव ऑप्टिक्स में पढ़ना है, बट वो जेई मेंस के सिलेबस में है, वो एडवांस के सिलेबस में है नहीं। सो वी विल पुट वन एक्स्ट्रा लेक्चर, मींस एंड में एक पोर्शन रखते हैं जहां पे हम लोग पोलराइजेशन, डायफ्रैक्शन एक्सेट्रा सिखाएंगे। ओके, तो आप इसको अभी रहने दो 9th क्वेश्चन को, ठीक है? यू डोंट नो द पोलराइजेशन, क्या होती है पोलराइजेशन, क्या होता है डायफ्रैक्शन, ये सब आपको जेई मेन सिलेबस ऐसे करके आपको एक यूनिट बनाते हैं हम लोग, जेई मेन सिलेबस, उसमें पढ़ना है। These are not in IIT syllabus, not in IIT syllabus. Okay, so you can leave this question now. 9th के बाद मेरा 13th है, नहीं 9th के बाद 12th है, फिर 13th। What is 12th question? Laser light is considered to be coherent. Okay, laser light contains coordinate waves of exact same wavelength. Okay, तो लेजर लाइट आप जानते हो ना, उसके ऊपर एक देखोगे सर्टेन वेवलेंथ लिखा रहता है कि भाई इतनी वेवलेंथ की है, राइट? तो ऑब्वियसली ऑप्शन 1 and 2 में भी करेक्ट, राइट? 1 and 2 दो भी करेक्ट है। क्या है इसका ऑप्शन में, क्या लिखा है? If both statements are true, but statement 2 is not correct explanation of 1. Okay, if both statements are true, statement 2 is the correct explanation of statement 1. Okay, so the statement 1 is laser light is considered to be coherent. Okay, laser light contains coordinate waves of exactly same wavelength. Okay, देखो ध्यान से समझो, ये दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं, दोनों को समझने। आप प्लेन वेवलेंथ, आप प्लेन वेव फ्रंट जो होता है ना, ऐसे समझो इसको, कोऑर्डिनेट वेव्स को वैसे बोलते हैं, प्लेन वेव फ्रंट वाले जो वेव होते हैं उसको, राइट? तो डोंट वरी अबाउट दैट। अब देखो दो अलग अलग बातें हैं। कोहेरेंट आप कहते हैं कब? जब यू आर कंपेयरिंग टू, है ना, कंपेयरिंग टू, देन ओनली यू विल से दैट S1 and S2 आर कोहेरेंट, राइट?
या two waves are coherent whenever you are comparing two. तो लेजर की जो लाइट होती है उसकी वेवलेंथ फिक्स होती है, तो आप दो अलग अलग आप ले रहे हो, दोनों की लैम्डा सेम हो सकती है, तो यू कैन से दैट दीज टू सोर्सेज आर कोहेरेंट, राइट? आर यू ओके विद दिस? ठीक है, मेरा सेकंड स्टेटमेंट दूसरा है, लेजर लाइट कंटेन्स कोऑर्डिनेट वेव ऑफ एग्जैक्टली सेम वेवलेंथ। ऑब्वियसली एक जो लेजर होती है, एक से सोर्स से जितने भी वेवलेंथ होती है सब लैम्डा वाली होती है, राइट? तो आप देखो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, बट 2 1 का एक्सप्लेनेशन नहीं है। आर यू ओके विद दिस? या दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस है, तो मैं तो बी ऑप्शन लिखूंगा इसका। हाँ, टू डिफरेंट लाइट सोर्सेस कैन नॉट बी कोहेरेंट, बट लेजर लाइट जो अभी की जो बात चल रही है, लेजर हम लोग सेम वेवलेंथ वाली लेजर लाइट बनाते हैं। ओके, आर यू ओके विद दिस? चलिए नेक्स्ट कौन सा था आपका? 13th। Central light fringe remains unshifted when water is filled between the screen. Yes, first right है। Second, the wavelength of light decreases in water. ये भी right है। If you remember, suppose इसके बाजू में सब जगह water रख दूं मैं, यहाँ से लाइट आ रही, यहाँ से लाइट आ रही, सेंट्रल फ्रिंज तो यहीं बनेगी, सेंट्रल मैक्सिमा, राइट? कोई दिक्कत नहीं है, राइट? आर यू ओके विद दिस? क्योंकि ये पाथ अभी भी सेम होगा, वाटर रखो या कोई और मीडियम रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप जानते हो लैम्डा इन मीडियम इज लैम्डा इन वैक्यूम अपॉन म्यू होता है। आर यू ओके विद दिस? है ना, लैम्डा इन मीडियम विल बी लैम्डा इन वैक्यूम अपॉन म्यू होता है। ऑब्वियसली वेवलेंथ ऑफ लाइट विल डिक्रीज इन अ वाटर। ओके, बट इससे सेंट्रल मैक्सिमा का क्या लेना देना है? या वेलोसिटी कम होगा एंड सो ऑन। यस राइट। ओके, अब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम क्या होता है? c by mu मींस वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन म्यू। ओके, और फ्रीक्वेंसी जो होती है सोर्स पे डिपेंड करती है, वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है, राइट? सपोज यहाँ फ्रीक्वेंसी f0 था, लैम्डा नॉट था, f0 था, लैम्डा नॉट था, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अभी भी f0 होगा, अभी भी f0 होगा, बट लैम्डा जो होगी लैम्डा नॉट बाय 2, मतलब लैम्डा नॉट बाय म्यू, एंड यहाँ पे लैम्डा नॉट बाय म्यू हो जाएगी, और वेलोसिटी c by म्यू, और यहाँ पे भी c by म्यू हो जाएगी, राइट? और यहाँ पे वेलोसिटी सपोज c है, तो आर यू ओके विद दिस? So everything is okay, but from where I can get the second is correct explanation of 1? No, second is not correct explanation of 1. It is, these are two independent correct sentences. Okay, so 13 is done. Then what is there? 14 का A. चलिए 14 पे आ जाते हैं हम लोग। A आपने पूछा है 14 का A. What is A? Properties that conclusively support wave theory of light is diffraction. Okay. अब देखो क्या लिखा है, विद थ्योरेटिकल क्वेश्चन है आपको। प्रॉपर्टीज that conclusively support wave theory of light मीन्स आप वेव लाइट को वेव लोगे तो ही वो सपोर्ट कर सकता है, तभी आप उस फेनोमेनन को सपोर्ट कर सकते हो, राइट? है ना, इसका मीनिंग ये है। तो आप देखो डिफरेंट थ्योरी थे, पहला मैं बता देता हूँ क्या क्या थ्योरी आया है। न्यूटन्स कर्पस्कुलर थ्योरी, ये सब आपने पढ़ा होगा, बोर्ड्स में पढ़ोगे। इसने मान लिया था जो लाइट होता है वो पार्टिकल्स होते हैं, वो भी कैसे पार्टिकल्स? मास वाले पार्टिकल, मास वाले पार्टिकल होते हैं ये। अब सोचो ये बिल्कुल ही बेकार सी बात थी, क्या लाइट मास वाली पार्टिकल होती? नहीं होती। न्यूटन ने मान लिया और इन्होंने एक्सप्लेन भी कर दिया कि चलो पार्टिकल को आप यहाँ से किसी सरफेस पे लाओगे, थीटा एंगल पे आएगी तो थीटा एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इफ ये इलास्टिक कॉलिजन हो तो इन्होंने कहा रिफ्लेक्शन इज परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन।
इन्होंने रिफ्लेक्शन को सॉल्व कर दिया, हाँ रिफ्लेक्शन होगा, इन्होंने रिफ्लेक्शन को भी सॉल्व कर दिया, न्यूटन ने वहां पे एक ब्लंडर किया, रिफ्लेक्शन में इन्होंने एक ब्लंडर किया, इन्होंने एक ब्लंडर किया था। ऑब्वियसली आप जानते हैं कि अलग अलग जगहों पे इफ वेलोसिटी ऑफ लाइट अलग अलग मीडियम में अलग होती है, इसलिए बेंड होती है, राइट। इन्होंने सिर्फ एक गलती ये कर दी थी, इन्होंने कहा था इन डेंसर मीडियम speed of light will be more. Is it correct? No, it is wrong. Okay. न्यूटन ने ऐसा कह दिया कि सर डिफरेंट मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होगी। वो पार्टिकल जो है उनका कहना था कि यार एयर में पार्टिकल चलेगा तो अलग स्पीड से चलेगा, वाटर में चलेगा तो अलग स्पीड में चलेगा, वाटर में, ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला, राइट। तो कहा इसलिए वो बेंड हो जाता है। तो इन्होंने रिफ्रैक्शन को तो एक्सप्लेन कर दिया, बट वहां पे एक ब्लंडर ये कर दिया था कि इनके अकॉर्डिंग डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होती है, बट ये रॉन्ग स्टेटमेंट था न्यूटन का। सो आप पार्टिकल थ्योरी लोगे तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को आप एक्सप्लेन कर पाओगे। कैन यू एक्सप्लेन द इंटरफेरेंस? क्या न्यूटन क्या इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन कर सकता है? नहीं। वेव नेचर, किसी भी वेव नेचर को ये पार्टिकल वाला एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, तो इंटरफेरेंस कैन नॉट बी एक्सप्लेन। आप आगे चल के देखोगे इंटरफेरेंस के अलावा आप एक और चीज देखोगे, आएगी डायफ्रैक्शन। मैंने कहा जो आपको चाहिए इसके सिलेबस में, पोलराइजेशन, ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे, कांट बी एक्सप्लेन। चलिए, तो ये न्यूटन की थ्योरी थी, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब मैंने नेक्स्ट साइंटिस्ट आए भाई साहब हाइजेंस ने अपना वेव थ्योरी, बट इन्होंने भी कुछ कुछ ब्लंडर किया। मैं लिखता जाता हूं, लाइट इज लॉन्जिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव। होता है क्या? वेव होता है, वो सही है, बट ये वाला पोर्शन इन्होंने रॉन्ग कर दिया, ये पोर्शन रॉन्ग है। बट इन्होंने वेव मानने के कारण इन्होंने क्या क्या एक्सप्लेन कर देगा, ये इंटरफेरेंस एक्सप्लेन कर देगा, ये डायफ्रैक्शन एक्सप्लेन कर देगा, राइट। डायफ्रैक्शन भी एक्सप्लेन कर देगा, और आगे चलोगे पोलराइजेशन भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। बट हाइजन को पोलराइजेशन के बारे में ये सब पता भी नहीं था, थियोरेटिकली पढ़ोगे तो, राइट। बट इंटरफेरेंस डायफ्रैक्शन कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट। ओके, बट आप जानते हो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते यहाँ पे। जैसे अब आगे मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ा था, लाइट को मैंने फोटोन मान लिया था, तो फोटोन मानने से जो जो चीज एक्सप्लेन होती है वो वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। जैसे आप आगे चल के पढ़ोगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय वेव थ्योरी। एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन, आपने हीट रेडिएशन पढ़ा होगा, वहां पे फोटोन थ्योरी चलती है ऑफ लाइट। ओके, ये भी किससे एक्सप्लेन होता है? फोटोन से। फोटोन एक तरह का पार्टिकल है, बट वो मास वाला पार्टिकल नहीं है, ये भी फोटोन से एक्सप्लेन होगा, बट ये मास वाला पार्टिकल नहीं है। फोटोन का कॉन्सेप्ट तो न्यूटन को पता भी नहीं था। आर यू ओके विद दिस? नाउ कैन यू एक्सप्लेन, कैन यू राइट द आंसर ऑफ 14th का आंसर लिख पाओगे आप? यस सर, 14 का आंसर क्या होगा? रिफ्लेक्शन? नो, RNS, राइट, वेरी सिंपल। RNS को आप एक्सप्लेन कर सकते हो वेव थ्योरी से। इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन कैन बी एक्सप्लेन्ड। ओके, 15th का C, 16 का B। चलिए, ये मैंने आपको थोड़ा थोड़ा हिंट दे दिया। इसके बाद में कुछ साइंटिस्ट आए थे, जैसे मैक्सवेल आए थे। मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, में लिख ही रहता हूँ, मैक्सवेल के अकॉर्डिंग लाइट जो थी EM वेव थी, मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी, इज EM वेव। ओके, 4th आप देखोगे EM वेव मानने से यहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है, और वहीं से आप पोलराइजेशन एक्सप्लेन करते हो। यहाँ से फिर इंटरफेरेंस आप एक्सप्लेन कर पाओगे, डायफ्रैक्शन एक्सप्लेन कर पाओगे, पोलराइजेशन एक्सप्लेन कर पाओगे, बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, है ना।
एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे यहाँ पे, ठीक है। फिर आ गया था फोटोन वाला थ्योरी, फोटोन मान लिया गया था, फोटॉन्स, राइट। फोटोन से आप क्या क्या एक्सप्लेन कर पाओगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन कर पाओगे, एब्जॉर्प्शन एमिशन एक्सप्लेन कर पाओगे, इंटरफेरेंस नहीं कर पाओगे, डायफ्रैक्शन नहीं कर पाओगे, पोलराइजेशन नहीं कर पाओगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15। वेट, 15 का कौन सा बोला आपने? 15 का सी, 16 का बी। ओके, 15 का बी क्या भाई? 15 का बी, when thin transparent sheet is placed in front of slits in YDSC, fringe width will not change, ठीक है। फिफ्टींथ का आपने बोला बी ना? yes. फिफ्टींथ का सी। ओके, सॉरी, नॉट बी, सॉरी, सी। क्या भाई? 15th का सी, when light is refracted into a medium, its wavelength। अभी तो पता है रिफ्रैक्शन कब होगी? जब मीडियम चेंज होगा। मीडियम चेंज होगा तो वेवलेंथ क्या होगा? चेंज होगा। और पी एंड क्यू दोनों दिया है। ओके, चेक करता हूं मैं। पी रिफ्रैक्टेड इनटू मीडियम। अब देखो इन्होंने कुछ नहीं बोला ना, रिफ्रैक्टेड इनटू मीडियम बोला। देखो, रिफ्रैक्टेड इनटू मीडियम। अब आप जानते हो इफ डेंसर मीडियम में गया होगा तो वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगा, और इफ रिफ्रैक्ट होके ये रेयर मीडियम में गया होगा तो वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगा, राइट। ओके, है ना? सिंपल है। इन्होंने थोड़ी मेंशन किया डेंसर में गया, रेयर मीडियम में गया। सी हो गया। इन्होंने 15th का डी भी बोला था शायद। नो, 15th का ओनली सी, राइट। 16th का डी। ओके, नो प्रॉब्लम। क्या है भाई? 16th का डी, फॉर YDSC विद ऑब्लिक इंसिडेंस, फ्रिंज विड्थ कुछ नहीं होगा। एक मिनट में थोड़ा नीचे खिसका लेता हूँ इसे। फिफ्टीन का सी, 16 का बी। ओके, कुछ लोगों ने डी भी लिखा हुआ शायद, है ना? बी, चलो बी देख लेते हैं। बी, एक मिनट। नहीं नहीं, किसी ने डी भी लिखा हुआ है। ओके, 16 का बी और डी दोनों दोनों है। पहले बी कर लो फिर। व्हाट इज बी? if d increases, what will happen? फ्रिंज विड्थ क्या होती है भाई? लैम्डा डी बाई डी। ऑब्वियसली ये इंक्रीज हो जाएगा। ए, बी, मतलब ये पी लिखा हुआ, सॉरी, पी। और क्यू क्या है भाई? नंबर ऑफ मैक्सिमा फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। ओके, अच्छा बताओ, नंबर ऑफ मैक्सिमा को कैपिटल डी से कुछ लेना देना था क्या? नहीं, वो तो स्मॉल डी पे डिपेंड करता है ना। डिपेंड्स ऑन स्मॉल डी एंड लैम्डा, नथिंग टू डू विद द कैपिटल डी। with capital D। क्यों दिया है आंसर में? क्यों दे दिया भाई आंसर में? क्या देखने को? फिर से पढ़ता हूँ। D is increased नहीं, इसका क्या फर्क है? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आर क्या? एंगुलर फ्रिंज विड्थ रिमेन सेम। अल्फा क्या था? लैम्डा बाय स्मॉल डी, रिमेन सेम, बिल्कुल सही है। एस, द पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा चेंजेस। नो चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा।
तो मैंने अपना आंसर दे दिया भाई, अब देख लेना, आपको याद होगा, फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ। यहाँ पे पार्ट डिफरेंस 0 और यहाँ पे पार्ट डिफरेंस स्मॉल डी, यहाँ पे पार्ट डिफरेंस स्मॉल डी, राइट। और डी और लेमडा के टर्म में ना कैपिटल डी कहाँ आता, नहीं आता नहीं था। ओके, तो इफ कुछ और दिया है तो आप चेंज कर लेना उस आंसर। ओके, नो प्रॉब्लम। आई गेस हो गया ना आपका, 16 ही लास्ट था मेरे हिसाब से, राइट। सो एक्सरसाइज 3 इज डन, राइट। कैन यू कंफर्म एक्सरसाइज 3 इज डन? किसी का कोई डाउट छूट गया तो लिख दो। चलो नेक्स्ट डे एक्सरसाइज 4 करते हैं, अभी टाइम भी हो गया। ओके, नेक्स्ट डे वी विल डू द एक्सरसाइज 4। ओके, नेक्स्ट डे अब नेक्स्ट वीक में ही आने वाला है, तो देन टिल देन व्हाट यू डू द एक्सरसाइज अच्छे से करो, और एससी वर्मा भी करो, ठीक है। बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एससी वर्मा स्टार्ट से एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 से एंड तक करो, और सॉल्व एग्जाम्पल भी करना चाहिए आपको, एससी वर्मा का भी करना चाहिए, हमारे मॉड्यूल का भी करना चाहिए, ठीक है। चलिए, ओके, बाय बाय।